हेलो एंड वेलकम टू अभिज्ञानम एकेडमी। मैं हूं दीपिका मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के द्वारा इशू किए गए एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल मैप की, जिसमें उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है और उसके साथ ही गुजरात राज्य के जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा जूनागढ़ के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को। अभी भारत के पड़ोसियों द्वारा बहुत सारे नए मैप रिलीज किए जा रहे हैं, तो उसी क्रम में ये भी एक नया मैप है। 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान की सरकार के द्वारा एक नए मैप को रिलीज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस को ही अपना प्रोविंस बताया है, नॉट जस्ट द पीओके। और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा फनी बात यह है कि इन्होंने कोई भी ईस्टर्न बाउंड्री मार्क नहीं की है, क्योंकि यहाँ से चाइना कंट्रोल टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है, तो हो सकता है ये चाइना को नाराज नहीं करना चाहते होंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर का मैप में इंक्लूजन कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था। कश्मीर से धारा 370 जब से हटी है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सरप्राइजिंग बात थी वो थी जूनागढ़ को मैप में इंक्लूड करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट था। तो जूनागढ़ और एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट है मानवादार, जो भी जूनागढ़ के अधीन ही आता था। इन दोनों क्षेत्रों को पाकिस्तान ने अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है और अपने मैप में क्लेम किया है। जुलाई 1947 में ब्रिटिश हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट की घोषणा करी थी कि भारत को अगस्त के महीने में आज़ादी दी जाएगी, और इसमें जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको ये चॉइस दी गई थी कि आप खुद को स्वतंत्र रख सकते हैं, या आप भारत के साथ शामिल हो सकते हैं, या फिर आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। अब ये चॉइस देने के पीछे ये रीजन था कि ब्रिटिशर्स एक बहुत ज्यादा यूनाइटेड इंडिया या बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंडिया नहीं चाहते थे, और इसी कारण कई प्रिंसली स्टेट ये सोचने लगे कि हम खुद को स्वतंत्र रख सकते हैं। स्पेशली वो राज्य जिनकी कोई भी समुद्री सीमा लगती थी, वो ऐसा सोचने लगे कि हम अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू सस्टेन कर पाएंगे और हमें किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की परिकल्पना जो अंग्रेजों ने की थी, वो माउंटबेटन को ज्यादा रास नहीं आई। माउंटबेटन वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये फीलिंग डेवलप होने लगी कि ये जो पॉलिसी है वो गलत साबित हो सकती है। तो माउंटबेटन पर्सनली कई राजाओं से बात करने लगे कि आप अपना जो स्टेट है वो या तो भारत में शामिल कर लें या आप पाकिस्तान में शामिल कर लें, लेकिन ये इंडिपेंडेंस होने के जो ये ख्वाब हैं ये आप मत देखिए। तो इस तरह से ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे वो या भारत में शामिल हो गए या फिर वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। लेकिन कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर और जूनागढ़ जैसे कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही वो पाकिस्तान में, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। यहाँ पर काठियावाड़ और सौराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको बाद में एक एक करके भारत में शामिल कर लिया गया था। सभी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर लिया था एक्सेप्ट जूनागढ़। जूनागढ़ का ये मानना था कि हमारे पास कोस्ट लाइन है तो हम अपना इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ट्रेड कर सकते हैं, हम एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ज्वाइन करने का ये लॉजिक था कि अगर यहाँ से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी बाई सी रूट मिल जाती है तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, चाहे हम जियोग्राफिकली पाकिस्तान से दूर रहें लेकिन बाई सी रूट हम कराची से काफी नजदीक होंगे, और इस तरह जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था, ये आर्गुमेंट दिया गया। चलिए बात करते हैं जूनागढ़ के इतिहास के बारे में। जूनागढ़ में 1730 में बाबी डायनेस्टी का शासन स्थापित हुआ। ये बाबी डायनेस्टी ओरिजिनली मुगल के कंट्रोल में आती थी, लेकिन जब मुगल शासन कमजोर पड़ना स्टार्ट हुआ तब कई लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, जिसमें से जूनागढ़ भी एक था। कुछ समय तक ये मराठा सिजनिटी में भी आए। जूनागढ़ के आखिरी नवाब थे महाबत खान रसूल खान। महाबत खान अपने कुत्तों के शौक के लिए जाने जाते हैं। इनके पास 800 के लगभग कुत्ते थे, ऐसा बोला जाता है। अब जूनागढ़ की खास बात यह थी कि जूनागढ़ की 80% पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन रूलर वाज द मुस्लिम। सन 1947 में महाबत खान एक नॉर्मल प्रिंसली स्टेट के रूलर की तरह यूरोप में अपनी गर्मी की छुट्टियां मना रहे थे। उन्हें अपने पीछे कोई लेना देना नहीं था कि उनके स्टेट में क्या हो रहा है। जो इस स्टेट का पूरा काम था वो दीवान संभाला करते थे। ये एक पीएम के बराबर एक पोजीशन होती है। मई 1947 में क्या होता है कि जूनागढ़ के दीवान बनते हैं शाहनवाज भुट्टो। एंड शाहनवाज भुट्टो वॉज नॉट फ्रॉम जूनागढ़, ये कराची के रहने वाले थे, ये सिंधी थे।
इनका गुजरात या जूनागढ़ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये करियर पॉलिटिशियन थे। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिनिस्टर रह चुके थे। तो ये यहाँ पर आते हैं और जूनागढ़ की काउंसिल में एज अ दीवान शामिल होते हैं, और इनके मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। तो जिन्ना की ये कोशिश थी कि नवाब भारत में शामिल ना होकर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, जबकि नवाब का तो ये विचार था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसी दिन नवाब ऑफ जूनागढ़ ने यह अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। जूनागढ़ भारत को ज्वाइन ना करके पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, और इस फैसले के पीछे शाह नवाज भुट्टो का इन्फ्लुएंस बताया जाता है। जैसे ही ये घोषणा होती है तो दिल्ली से वीपी मेनन को नवाब से बातचीत करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा साबित होती है। फिर एक महीने बाद 15 सितंबर को पाकिस्तान द्वारा यह घोषणा होती है कि हाँ, हम जूनागढ़ को अपने देश में शामिल कर लेते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि इस एक महीने के बीच दोनों देश सीक्रेटली बातचीत कर रहे थे, या ये कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर और जूनागढ़ दोनों मैटर्स को कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान जूनागढ़ का इस्तेमाल करके भारत पर कश्मीर को लेकर दबाव बनाना चाहता था, क्योंकि उसी समय कश्मीर को लेकर भी बातचीत चल रही थी। अब भारत सरकार ने यहां पर पाकिस्तान और जिन्ना पर यह आरोप लगाया कि आपने पाकिस्तान एक अलग देश ये कहकर बनवाया है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि जूनागढ़ के 80% हिंदू पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो ये तो आप खुद के ही आर्गुमेंट को जुटला रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का यह कहना था कि जब भारत सरकार कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के द्वारा साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन को लीगल मान रही है, तो नवाब ऑफ जूनागढ़ के साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लीगल क्यों नहीं मान रही है। ये तर्क वितर्क जारी थे। इसी बीच कुछ और घटनाक्रम चल रहे थे। मांगरोल और बाबरियाबाद दो छोटे प्रिंसिपैलिटीज थी, यानी कि ये जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट के अधीन कुछ रियासतें थी जिसके राजा हिंदू थे। तो यहाँ के दोनों राजाओं को भारत सरकार द्वारा ये इनकरेज किया जाता है कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर लीजिए कि हम भारत सरकार को ज्वाइन करना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान को। तो मांगरोल और बाबरियाबाद के राजा मान गए, लेकिन जूनागढ़ के राजा ने ये कहा कि ये एरिया तो मेरे अधीन आता है, तो तुम अलग से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को कैसे साइन कर सकते हो। तो इस रीजन यानी मांगलोर और बाबरियाबाद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफिशियल रीजन देकर भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। एक नेवल ब्लॉकेट भी लागू कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से ट्रेड या पाकिस्तान से कोई मदद जूनागढ़ तक ना पहुंच सके। ये ब्लॉकेट के लागू होते ही जूनागढ़ के नवाब को ये लगने लगा कि अब यहाँ पर सर्वाइव करना मुझे मुश्किल हो सकता है। तो नवाब अपने सारे पैसे के साथ और अपने सारे परिवार को लेकर जूनागढ़ से एक प्लेन में बैठकर कराची जा पहुंचते हैं, और पीछे अपनी सरकार अपने दीवान को चलाने के लिए सौंप जाते हैं। लेकिन ये जो दीवान थे ये भी कोई 2 हफ्तों तक ही इस प्रशासन को संभाल पाते हैं। इसी बीच जूनागढ़ के कुछ लोगों ने बॉम्बे में एक गवर्नमेंट एग्जाइल स्टार्ट कर दी, यानी कि एक लोकल गवर्नमेंट जो कि नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग थी, जिसका नाम था आरजी हुकूमत। और इस लोकल गवर्नमेंट के पीछे जो मेन आदमी थे वो थे संबल दास गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी के भतीजे थे। संबल दास गांधी जी के नेतृत्व में ये लोकल गवर्नमेंट चलती है। भारत सरकार ने ऑफिशियली इस गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियली इसे पूरा सपोर्ट हासिल था। आरजी हुकूमत के लोगों ने जूनागढ़ की कैपिटल यानी कि जूनागढ़ सिटी के आसपास के कुछ एरियाज को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन इसी बीच 8 नवंबर आते आते नवाब के जाने के 2 हफ्तों के भीतर उस समय जो जूनागढ़ के दीवान थे यानी शाह नवाज भुट्टो, उसने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी और जिन्ना को भी एक चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ब्लॉकेट के कारण हमारे नागरिकों को डेली बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में मैं ये चाहता हूं कि इस मैटर को शांति से सॉल्व कर लिया जाए, और इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियली ये इन्वाइट किया जाता है कि आप आकर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालिए। तो बस इसी इन्विटेशन की देर थी। भारत की आर्मी जो ऑलरेडी जूनागढ़ को घेर कर बैठी थी, 9 नवंबर को जूनागढ़ सिटी को अपने कब्जे में लेती है और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना शुरू कर देती है, और वहां पर एक नए गवर्नर को चार्ज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही भारत की सरकार ने जूनागढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया, तो पाकिस्तान की तरफ से यह क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है कि ये तो आपने जबरन जूनागढ़ को अनेक्स कर लिया है, यानी यहाँ के नवाब ने तो हमें सत्ता दी थी, लेकिन आपने जबरदस्ती यहाँ पर कब्जा कर लिया है। जबकि नवाब ने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के नाम से साइन किया था, तो यहाँ पर भारत सरकार का क्या रोल है। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसिज्म ना हो इसलिए भारत सरकार ने एक प्लान निकाला,
उन्होंने कहा कि एक पब्लिक रेफरेंडम कराते हैं, एक प्लेबिसाइड कराते हैं और उसका पूरा मुद्दा नवाब के साइन पर नहीं, जनता क्या चाहती है इस पर शिफ्ट करते हैं। तो पब्लिक रेफरेंडम की डेट तय कर दी जाती है 20 फरवरी 1948। 3 महीने के अंदर अंदर यह रेफरेंडम हो जाता है। रेफरेंडम का नतीजा एक्सपेक्टेड आता है, लेकिन नतीजा कुछ ज्यादा ही अच्छा गया। 99.95% ऑफिशियल वोट भारत के पक्ष में गए, यानी केवल 2 लाख में से सिर्फ 91 वोट्स पाकिस्तान के ज्वाइन करने के फेवर में जाते हैं। 1,90,870 लोगों ने भारत को ज्वाइन करने के फेवर में वोट डाले हैं। तो जूनागढ़ के बाद आसपास के जो छोटे प्रिंसली स्टेट थे, इनमें भी एक प्लेबिसाइड कराया जाता है। वहां पर 31,000 वोट्स पड़ते हैं, जिसमें से केवल 39 वोट्स ही पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं। इस रेफरेंडम के नतीजे के साथ भारत सरकार पूरी तरह कॉन्फिडेंटली दुनिया को यह कह सकती थी कि ऑलमोस्ट 100% जनता ये चाहती है कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो फिर जूनागढ़ किस हैसियत से पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है? और दूसरा फैक्टर यह था कि जूनागढ़ की पाकिस्तान के साथ कोई ज्योग्राफिक कंटिन्यूटी नहीं थी। बॉर्डर तो कच्छ एरिया से बनता था, जूनागढ़ से कई किलोमीटर दूर। तो ऐसी टेरिटरी पाकिस्तान के साथ कैसे शामिल हो सकती थी? केवल इस बेसिस पर कि समुद्र से डायरेक्ट रास्ता है। इस प्लेबिसाइड का रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तान ने यह मुद्दा यूएन में भी उठाया था। आप में से कई लोगों को शायद ये बात मालूम भी नहीं होगी कि कश्मीर के साथ साथ ये जूनागढ़ का मैटर भी अटैच्ड है। तो कश्मीर का मुद्दा तो अनरिजॉल्व है ही, ऑफिशियली ऑन पेपर ये जूनागढ़ का मुद्दा भी यूएन में अनरिजॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे बड़े स्तर पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं उठाया है। 1948 के बाद 70 ईयर्स में पहली बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को ऑफिशियली अपने मैप में शामिल किया हो। लेकिन जब कहीं पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर इश्यू पर तर्क दिए जाते रहे हैं, तो ये चर्चा ये जरूर छेड़ देते थे कि कश्मीर के अंदर तो आपने महाराजा हरि सिंह द्वारा साइन किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को मान ले रहे हैं, लेकिन जूनागढ़ के अंदर आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं माना? लेकिन बड़े स्तर पर पाकिस्तान के द्वारा इस मुद्दे को आज तक कभी नहीं उठाया गया है। 1948 के बाद ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहली बार उठाया हो। So this is the end of the video. If you liked my videos, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you for listening. Have a good day.